Hollywood Golden Screen presenting Miracle in Cell Number 7। इस कहानी में पिता और पुत्री के बीच के मार्मिक रिश्ते को दिखाया गया है। इसकी शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजल है। वो एक इंस्पेक्टर से मिलती है। इंस्पेक्टर उसे एक केस की फाइल देता है और कहता है ये केस इतना आसान नहीं होगा। एंजल यहाँ से निकलने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। वो एस्ट्रोलॉजर एंजल को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने उसे बचपन में देखा था, लेकिन एंजल उसे पहले से पहचानती है। और यहाँ काम खत्म होने के बाद वो जाती है एक चर्च में जहाँ पर एक पास्टर होता है और पास्टर एंजल को देखकर खुश हो जाता है। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि सबके सब कोर्ट में जाते हैं जहाँ पर एंजल एक बहुत पुराना केस लड़ना चाहती है। एंजल के अपोजिट जो वकील होता है वो कहता है कि ये एक ट्रायल केस है। ट्रायल केस का मतलब जिस केस की सुनवाई पहले हो चुकी है, सजा हो चुकी है, लेकिन इसके लिए दोबारा अपील की गई है। और ये ट्रायल केस ली के ऊपर होता है। ली पर इल्जाम होता है कि उसने एक छोटी बच्ची को मॉलेस्ट किया और उसकी हत्या कर दी। वकील कहता है कि इस केस में सब कुछ पहले साबित हो चुका है और कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया था वो बिल्कुल सही था। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं कहना। एंजल कहती है कि प्रोसिक्यूटर ने अभी जितनी बातें की वो उन्होंने पुराने सबूतों को, पुराने डेटा को देखकर कही, लेकिन ये जरूरी है कि वो उस सिचुएशन को, उस घटना को दोबारा से अच्छे से देखें। प्रोसिक्यूटर बोलता है कि क्या तुम उस वक्त वहाँ पर थी? एंजल कहती है कि हाँ, मैं इस पूरे केस के दौरान वहाँ पर थी। और वो जज से कहती है कि मैं जो भी आपको कहूँगी उसका एक एक शब्द सच होगा। और यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर यह दिखाया जाता है कि 6 साल की एक छोटी बच्ची होती है। इस बच्ची का नाम एंजल है। ये वही एंजल है जो आज कोर्ट में एक ली नाम के इंसान के लिए केस लड़ रही है। और ये ली और कोई नहीं, एंजल के पिता है। फ्लैशबैक में हम 6 साल की एंजल के साथ उसके पिता ली को देखते हैं। ली दिमागी तौर पर पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता। उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है, लेकिन ली अपनी बेटी एंजल से बहुत प्यार करता है और एंजल भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती है। ये दोनों एक शोरूम के बाहर एक गाने पर डांस कर रहे होते हैं और इसी शोरूम में एक सेलर मून बैग भी होता है। और ये सेलर मून बैग एंजल को बहुत पसंद होता है। उसके डैड बोलते हैं कि कल उन्हें सैलरी मिलेगी और तब ये बैग वो अपनी बेटी को दिला देंगे। और तभी वो देखते हैं कि वो बैग कोई खरीद लेता है। ली अपनी बेटी के साथ शोरूम में अंदर जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि ये बैग मैं और मेरी बेटी खरीदना चाहते हैं। हम रोज दिन में 2 बार इस बैग को देखते हैं, आप इस बैग को ना खरीदें। और वो उस बच्ची को जिसने ये बैग खरीदा है उसको मनाने के लिए उसके गालों पर हाथ भी लगाने की कोशिश करता है। और तभी वो आदमी जिसकी वो बेटी होती है वो ली को मारना शुरू कर देता है। दरअसल ये कमिश्नर है और वो ली को उसकी बेटी के सामने बहुत मारता है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और ली रात को अपनी बेटी से कहता है कि वो बैग उसे जरूर दिलाएगा। ली एक पार्किंग में काम करता है। अगले दिन उसे सैलरी मिलती है तो वहाँ पर वही कमिश्नर की बेटी आती है जिसके पिता ने एक दिन पहले ली को मारा था। और वो उसे अपना सेलर मून बैग दिखाती है और ली से कहती है मुझे पता है कि एक और दुकान है जहाँ पर ऐसा ही बैग मिलता है। ली इस बात से खुश हो जाता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और ली उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। और अगले ही पल ये दिखाया जाता है कि वो बच्ची सड़क पर लेटी हुई है और सामने एक पत्थर होता है और उस बच्ची के सिर पर चोट का निशान होता है। ली उसकी पैंट को ढीला करता है और उसके मुंह में हवा भरने की कोशिश करता है और ये सब कुछ दूर से एक औरत देख लेती है। ली उस औरत से हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत वहाँ से चिल्लाकर डर कर भाग जाती है। और अब पुलिस ली को पकड़ लेती है और उस पे इल्जाम होता है कि उसने उस छोटी बच्ची को रेप करके मार दिया। ली को कुछ समझ नहीं आता और न ही वो लोगों को कुछ ज्यादा बता पा रहा होता है क्योंकि ली अच्छे से बोल भी नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल घर पर उसका इंतजार कर रही होती है। और जब ली घर पर नहीं आता तो वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो काम करता है। और वो रास्ते में देखती है कि बहुत भीड़ होती है और जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर ली होता है। दरअसल ली से पूरा एक्ट करने के लिए कहा जाता है कि क्या हुआ था। वहां पर एक बच्ची का पुतला रखा जाता है। ली कहता है कि वो पुतला इस तरह से गिरा था। दरअसल वो सब कुछ इशारों में बता रहा होता है। इसके बाद मैंने उसके गालों को थपथपाया, लेकिन जब वो होश में नहीं आई तो मैंने अपने मुंह से उसके मुंह में हवा भरी और उसकी पैंट को भी लूज कर दिया ताकि
ताकि उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी पैंट उतारी? ली कहता है कि नहीं, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम जल्दी से सच बताओगे तो तुम अपनी बेटी से मिल सकोगे, क्योंकि ली बार बार अपनी बेटी से मिलने के लिए कह रहा होता है और उसकी बेटी दूर से सब कुछ देख रही होती है, लेकिन भीड़ यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने डैड तक पहुँच नहीं सकती। ली एक बार फिर से अपनी पैंट को लूज करके बताता है कि मैंने इस तरह से उसकी पैंट लूज की थी, और पुलिस वाले ये देखने के बाद इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि ली ने भी अपनी पैंट उतारी थी, यानी कि उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की और उसे मार दिया। और अब ली को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। और जब जेल में जेलर को पता चलता है कि ली ने एक बच्ची का किडनैप किया, उसका रेप करने की कोशिश की और उसके बाद उसे मार दिया, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो ली को कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर एक टेलीफोन होता है और जब ली उसे देखता है तो उसकी तरफ जाता है और फोन उठा लेता है। दरअसल वो अपनी बेटी को कॉल करना चाहता है और ये देखने के बाद जेलर ली को बहुत मारता है। इसके बाद ली को एक सेल में भेजा जाता है। यहाँ पर पहले से ही 5 कैदी होते हैं। ली के पास उसकी वो फाइल होती है जिस पर उसके सारे गुनाह लिखे होते हैं, और जब वो कैदी ली के गुनाह पढ़ते हैं तो ये 5 कैदी ली को एक तौलिए के अंदर बंद करके जमीन पर लिटाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ली को दरअसल अभी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने किया क्या है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ली की बेटी एंजल को अब एक ऑर्फनेज भेज दिया जाता है, क्योंकि ली के अलावा उसका और कोई भी नहीं है। ये ऑर्फनेज उन बच्चों का होता है जिनके पेरेंट्स जेल में हैं, और ये अक्सर जेल में प्रोग्राम करने के लिए भी आते हैं। वहीं अब जेल में ये दिखाया जाता है कि ली जिस सेल में होता है जहाँ पर 5 कैदी हैं, और इन 5 में जो लीडर होता है उसका नाम जेंगो है। उसे जेल में दूसरा कैदी मारना चाहता है। उसके पास एक शार्प पेन है और वो उस पेन से जेंगो को जख्मी करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दूर से ही ली ये देख लेता है और इससे पहले कि वो जेंगो को जख्मी करता, ली उसके आगे आ जाता है और ली खुद जख्मी हो जाता है। और इस बात से जेंगो ली से बहुत प्रभावित हो जाता है। और जब ये वापस सेल में आते हैं तो जेंगो और उसके 4 साथी ली से उसकी कहानी पूछते हैं और वो उन्हें सच सच सब कुछ बता देता है। अब उन्हें भी पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ली बेगुनाह है। वो उससे पूछते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ली कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। और जब जेल में मिनिस्टर आता है तो वहाँ पर ली की बेटी भी प्रोग्राम करने के लिए उनके साथ आती है, और ये 5 कैदी उसकी बेटी को एक पेटी के अंदर बंद करके अपने सेल में ले आते हैं जहाँ पर ली पहले से होता है। और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगता है और उसकी बेटी ली को बहुत मारती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम वापस क्यों नहीं आए? ली कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। और ली और उसकी बेटी एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। ली की बेटी उसे कहती है कि आप बहुत बुरे इंसान हो। ली कहता है कि नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर एक कैदी बोलता है कि ये एक स्कूल है, लेकिन ली अपनी बेटी से सच कह देता है कि ये एक जेल है और यहाँ पर ये 5 लोग ये सब के सब बुरे हैं, इन्होंने गलत काम किया है। और जब 5 लोग ये सुनते हैं तो वो हैरानी से ली को देखने लगते हैं। दरअसल ली बहुत ही इनोसेंट होता है, वो अपनी बेटी से कभी भी झूठ नहीं बोलता। और अब ये 5 कैदी बोलते हैं कि अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ के सभी बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एंजल यहाँ से नहीं जाना चाहती। वो रोती है, कहती है मैं अपने डैड को छोड़ के नहीं जाना चाहती। और ली भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन ली को सब समझाते हैं कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएगी तो वो स्कूल नहीं जा पाएगी और दूसरे बच्चों की तरह वो नहीं पढ़ पाएगी। तब ली अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा। और इन्हीं 5 कैदी में से अब एक कैदी ली की बेटी को वापस छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन जब तक वो गेट तक पहुंचता है तब तक वो देखता है कि सारे बच्चे बस में बैठकर जा चुके होते हैं, और मजबूरी में उसे ली की बेटी को वापस उसी सेल में लाना पड़ता है जिस सेल का नंबर 7 है। ली अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है। हालांकि यहाँ पर गार्ड भी आता है, लेकिन जैसे ही गार्ड आता है वो ली की बेटी को छुपा देते हैं और ली की बेटी अगले कई दिनों तक यहाँ पर रहती है। ली और वो दोनों यहाँ पर साथ में खाना खाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। और एक रात को सोने से पहले ली की बेटी ली से कहती है, सॉरी डैड, ये सब कुछ उस सेलर मून बैग की वजह से हुआ है, वो बैग मुझे नहीं चाहिए। ली कहता है कि मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा
मैं तुम्हारे लिए वो सेलर मून बैग जरूर लेकर आऊंगा। एंजल ली से कहता है कि जब भी आप जज के सामने जाओगे तो वहाँ पर साफ साफ सब कुछ उन्हें बता देना कि क्या हुआ था। दरअसल ली को बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसकी बेटी बोलती है कि जब भी आप जज के सामने बोलोगे तो एक एक शब्द अच्छे से बताना। ली कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब यहाँ सेल में जितने भी लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके एंजल से जुड़ जाते हैं और एक दिन इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक बार फिर से मिनिस्टर आया है। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी से बचते बचाते एंजल को छुपाकर ऑडिटोरियम तक पहुँचते हैं और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मिनिस्टर नहीं आया होता है, बल्कि वहाँ पर बुद्धिस्ट होते हैं और इसलिए इन्हें एंजल को सेल में वापस लाना पड़ता है। और इनमें से जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि जेल में मिनिस्टर आया है, उसे जेंग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की था। अगर पुलिस को पता चल गया कि इन्होंने अपने सेल में एक बच्ची को छुपाया है तो हो सकता है कि इन सब की 2-2 साल की सजा बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ वार्डन उस दिन की फोटोज देख रहा होता है जिस दिन मिनिस्टर आया था और वो देखता है कि एक जगह पर 3 बच्चे खड़े होते हैं और दूसरी फोटो में वो देखता है कि 3 नहीं बल्कि 2 ही हैं और उसे शक होता है कि हो ना हो वो बच्ची सेल नंबर 7 में है, क्योंकि कुछ फोटोज में सेल नंबर 7 के कैदी भी होते हैं। इसलिए वो सेल नंबर 7 में जाता है जहाँ पर वो बच्ची मिल जाती है और उसे पता चलता है कि ये बच्ची ली की है और ली को वो बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि वो ली से पहले से ही नफरत करता है। वो कहता है जब तुमने दूसरी बच्ची का रेप करने की कोशिश की, उसकी जान ले ली, तब तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया। वो ली के हाथ पैर बांधकर अकेले सेल में डाल देते हैं। यहीं पर जेल में दिखाया जाता है कि एक कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो पूरी जेल में आग लगा देता है और अब वार्डन उसे कंट्रोल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ से सभी कैदियों को बाहर निकाल रहे होते हैं और जब ली ये देखता है कि वार्डन अंदर फंस चुके हैं, बाहर आग लगी है, तो वो सबसे मदद के लिए बोलता है, लेकिन सब कैदी यहाँ से भागना चाहते और इसके बाद ली अपनी जान पर खेलकर अंदर चला जाता है जहाँ पर वार्डन बेहोश होते हैं। और जब वार्डन को हॉस्पिटल में होश आता है तो उन्हें बताया जाता है कि अगर तुम्हें वक्त पर वहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता तो शायद तुम्हारी जान नहीं बचती। वार्डन कहता है कि मुझे किसने निकाला? उस कैदी ने जो अच्छे से बोल नहीं पाता और तुम्हें बचाते वक्त वो खुद भी काफी जल चुका है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि उसने किसी भी बच्ची का किडनैप नहीं किया, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। और जब डॉक्टर वार्डन को उस कैदी को दिखाता है जो उन्हीं के वार्ड में होता है, वार्डन देखता है कि वो ली होता है और अब वार्डन को कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन है कि ली ने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया जिस गुनाह के लिए उसे यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि जिस इंसान के दिल में इतनी इंसानियत होती है कि अपनी जान पर खेल के दूसरों को बचाए, वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता। वहीं दूसरी तरफ एंजल को दिखाया जाता है जो हमेशा बहुत परेशान रहती है और उसकी टीचर उसके लिए बहुत कंसर्स होती है और जब वो टीचर के पास जाती है तो उसकी टीचर उससे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो? एंजल इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। उसकी टीचर बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। एंजल बोलती है कि क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर होम कंसल्टिंग के लिए चल सकती हैं? टीचर कहती है कि हाँ, मैं चल सकती हूँ। एंजल पूछती है कि क्या आपके पास आईडी है? उसकी टीचर कहती है हाँ। हालांकि टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो एंजल के साथ चल देती है और अगले पल एंजल टीचर को जेल के बाहर ले जाती है। उसकी टीचर बड़ी हैरानी से देखती है, लेकिन वो फिर भी एंजल को अंदर ले जाती है और अब एंजल के डैड ली को बुलाया जाता है और जब ली अपनी बेटी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और एंजल भी अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन तभी मिलने का समय खत्म हो जाता है और गार्ड उस बटन को ऑफ कर देता है जिससे वॉइस शीशे के इस तरफ से उस तरफ जाती है। ये दोनों चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं, लेकिन ना ली अपनी बेटी की बात सुन सकता है, ना एंजल अपने डैड की बात सुन सकती है। ली बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी बेटी से बात करे, लेकिन गार्ड उसे यहाँ से ले जाता है और एंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं ये सब कुछ वार्डन देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ली अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इसके कुछ दिनों बाद एंजल को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। वो अपने डैड को बहुत मिस करती है और वहाँ पर वार्डन उससे मिलने के लिए जाता है। एंजल उन्हें कहती है कि क्या आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात पर वार्डन कोई भी जवाब नहीं देते और वो वापस जेल में आकर अपने 2 गार्ड्स से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। और अगले ही पल ये दिखाया जाता है कि उन दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड सेल नंबर 7 में एक बॉक्स लेकर जाता है और उस बॉक्स के अंदर एंजल होती है।
और एंजल अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है और अब ली भी बहुत खुश हो जाता है। ली समझ जाता है कि ये सब वार्डन ने किया है। वो वार्डन को इसके लिए शुक्रिया भी कहता है। साथ ही साथ वार्डन अब एंजल का स्कूल में एडमिशन भी करवा देता है और अब वो हर रोज डैड से मिलने के लिए सेल नंबर 7 में जाती है। और यहाँ पर जो और कैदी होते हैं, एंजल उनमें से एक को, जिसका नाम जेंगो होता है, जो इन सब का बॉस है, उसे पढ़ना भी सिखाती है। और एक दिन वो अपने साथ मोबाइल भी लेकर जाती है, क्योंकि इनमें से एक कैदी होता है जिसकी बेटी हुई होती है और उसने ना तो अपनी बेटी को आज तक देखा है और ना ही कभी उससे बात की है, क्योंकि उसके जेल आने के बाद उसकी बेटी का जन्म हुआ था और एंजल की वजह से वो अपनी पत्नी से बात कर पाता है और साथ ही साथ अपनी बेटी की पहली बार आवाज सुन पाता है और वो एंजल को अपने गले लगाकर बहुत रोता है। वहीं अब ली का कोर्ट में ट्रायल होने वाला है, यानी कि कोर्ट में उसकी पेशी है और जज के सामने उसे गवाही देनी होगी। और यहाँ पर वो सबको बताता है कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल उस दिन जब वो कमिश्नर की छोटी सी बेटी के पीछे जा रहा था, तभी वो गिर जाता है और इससे पहले कि वो उठता, आगे उसे किसी और के गिरने की आवाज आती है और ये कमिश्नर की बेटी होती है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसके सिर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और इसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें ली का कोई भी हाथ नहीं होता। ली उसकी पैंट ढीली इसलिए करता है ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ उसके मुंह में वो सांस इसलिए भरता है क्योंकि उसे जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पे CPR देना सिखाया था। वो दरअसल उस बच्ची को CPR दे रहा था ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन जब ये उस औरत ने देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये आदमी उस बच्ची के साथ कुछ गलत काम कर रहा है और इसी वजह से उसने पुलिस को ये गवाही भी दे दी और पुलिस ने भी ली का अच्छे से स्टेटमेंट नहीं लिया, जिस वजह से वो इस केस में पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन सेल नंबर 7 में जितने भी कैदी होते हैं वो ये पता करना चाहते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और उस बच्ची की मृत्यु कैसे हुई। और वो एक तरह का रोल प्ले करते हैं जिसमें उनका एक साथी गिरता है क्योंकि उस बच्ची के सिर के पीछे और सिर के ऊपर चोट आई थी और साथ ही वहाँ पर एक ईंट थी जिससे उस बच्ची के सिर पर चोट लगी थी। और सबसे पहले इन्हें पता लगता है कि उस दिन ली और वो बच्ची इसलिए गिरे थे क्योंकि उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी और सड़क पर बर्फ जमी हुई थी, जिसकी वजह से इनका पैर फिसला और ये दोनों के दोनों एक एक करके गिरे। और जब ये बच्ची गिरती है तो वो संभलने के लिए एक रस्सी पकड़ती है, लेकिन उस रस्सी में ऊपर एक ईंट बंधी होती है जो सीधा उसके सिर पर आ लगता है और यही वजह होता है कि उसके सिर पर ईंट के घाव का निशान होता है। और अब सबको समझ में आ गया है कि उस बच्ची की मृत्यु कैसे हुई थी और इसमें ली का कोई हाथ नहीं है। और अब ली के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब सवालों की एक लिस्ट बनाते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो कोर्ट में उससे पूछे जाएंगे और वे लोग इन सवालों के सही और सच्चे जवाब ली को याद करवा देते हैं और ली भी सारे जवाबों को अच्छे से याद कर लेता है। वहीं वार्डन कमिश्नर के पास जाता है। वो चाहता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो, लेकिन कमिश्नर मना कर देता है। वो नहीं चाहता है कि ली किसी भी हालत में इस केस से बचे। वो चाहता है कि ली को सजा मिले। वो ली से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसकी बेटी के मर्डर का आरोप ली के ऊपर होता है। और अब वो दिन आता है जिस दिन कोर्ट में ली को पेश होना है। वार्डन उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे हौसला देता है कि तुम्हें सारे सवालों के सच्चे और सही सही जवाब देना है। और अब कोर्ट की पेशी से पहले ली के पास उसका वकील आता है, लेकिन वो उसका स्टेटमेंट नहीं लेता, बल्कि वो कहता है कि कमिश्नर बहुत पावरफुल है और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दरअसल वो उसे कहीं ना कहीं डराता है, जबकि वो खुद ली का वकील है। और इसके बाद वो कमिश्नर खुद ली के पास आता है। वो ली को बहुत मारता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ वही करूंगा जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। इस बात से ली बहुत घबरा जाता है और जब कोर्ट में उससे सवाल पूछे जाते हैं तो ली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने कमिश्नर की बेटी का खून किया है। इस बात से कोर्ट में सब शॉक्ड हो जाते हैं और वार्डन भी चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे और वक्त की जरूरत है। लेकिन जज अपना फैसला सुना देता है। वो ली को सजाए मौत देते हैं। ली सबसे माफी मांगता है और वहाँ पर ली की बेटी एंजल भी होती है और उसे अपने पिता के स्टेटमेंट से बहुत ही दुख होता है और उसे रोना आता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि ली ने अपनी स्टेटमेंट क्यों चेंज की। ली को वापस जेल में ले आया जाता है और वहाँ पर उसकी बेटी उससे मिलने आती है और वो अपने डैड से कहती है कि मुझे पता है कि आप गलत इंसान नहीं हो, बल्कि आप एक अच्छे इंसान हो। ली की बेटी अपने डैड को आंसर शीट भी दिखाती है और जहाँ पर उसे अच्छे मार्क्स मिले होते हैं और वो उसे ये भी बताती है कि वो पियानो बजाना भी सीख रही है।
दरअसल वार्डन ली की बेटी एंजल को अपने घर पर रखता है और वो उसका पूरा ध्यान भी रखता है। अब एंजल भी वार्डन से काफी घुल मिल चुकी है। यहाँ पर जो ली के साथी होते हैं उन्हें पता है कि ली के साथ जो भी हो रहा है वो जस्टिस नहीं है। जिस गुनाह के लिए उसे फांसी दी जा रही होती है वो कभी ली ने किया ही नहीं, और साथ ही साथ उसे वक्त से पहले ही फांसी दी जा रही होती है, क्योंकि कमिश्नर एक पावरफुल इंसान है और ये करवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और अब यहाँ ली के जितने भी साथी होते हैं वो ये तय करते हैं कि वो ली को किसी तरह से जेल से निकालेंगे। दरअसल इस जेल में कैदी फुटबॉल्स बनाने का काम करते हैं और यहाँ पर ली के सभी साथी मिलकर एक बहुत बड़ा बैलून बनाते हैं। और 23 दिसंबर को जिस दिन ली को फांसी दी जानी है उस दिन यहाँ जेल में एक प्रोग्राम भी होता है जहाँ पर ली की बेटी भी आएगी, और साथ ही साथ आज ली की बेटी का बर्थडे भी है। वो ये डिसाइड करते हैं कि इस दिन वो ली को जेल से निकाल देंगे। और जब प्रोग्राम हो रहा होता है, प्रोग्राम के दौरान वो किसी तरह से ली और उसकी बेटी को हॉट बैलून के अंदर बिठा देते हैं और इसके बाद वो रस्सी को खोल देते हैं। बलून उड़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश में ये साफ नजर आता है कि वो ऐसा नहीं चाहते कि वो उन्हें रोके, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो ली को और उसकी बेटी को यहाँ से जाने दे। और अब बैलून धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ना शुरू होता है, लेकिन इससे पहले कि वो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच पाता, बैलून की जो रस्सी होती है वो जेल की दीवार के ऊपर जो कटीली तार लगी होती है उस पर अटक जाती है, जिस वजह से बलून वहीं हवा में अटक जाता है। ली को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है कि ये उसके भागने का प्लान है। वो अपनी बेटी के साथ उस बैलून पर खड़ा होकर डूबते हुए सूरज को देखता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि इस दिन को कभी मत भूलना, और ना ही अपने डैड को। नीचे सभी कैदी, सभी गार्ड्स इस बात से बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यहाँ से ली भाग नहीं पाया और ली को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। उसकी बेटी भी सेल में उसके साथ होती है क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब ली की बेटी का बर्थडे मनाते हैं। वो सब ली की बेटी को गिफ्ट्स देते हैं और ली भी अपनी बेटी को एक बॉक्स देता है। और जब ली की बेटी एंजल उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर वही सेलर मून बैग होता है जिसकी वजह से आज ली इस जेल में है, जिस बैग के लिए उसने अपनी बेटी से वादा किया था। एंजल उस बैग को देखकर बहुत खुश होती है और झुककर अपने डैड को थैंक्स कहती है और ली भावुक होकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है। और यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब के सब रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ली का आज इस दुनिया में आखिरी दिन है, उसे फांसी होने वाली है। हालांकि ली को इस बारे में पता नहीं होता और वो सब के सब ली की टी शर्ट पर एक मैसेज लिखते हैं। इसके बाद ली अपनी बेटी को बाहर छोड़ने के लिए जाता है और गेट पर पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं आ सकता, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। उसकी बेटी अपने डैड को मैरी क्रिसमस कहती है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो भी अपनी बेटी को मैरी क्रिसमस कहता है। और तभी एक गार्ड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और ली जब गार्ड के साथ जाने लगता है तो उसकी बेटी उसे देख रही होती है और तभी ली अपनी बेटी को फनी डांस करके दिखाता है जो ली और उसकी बेटी एक साथ करते हैं। ली की बेटी भी वैसे ही करती है और इसके बाद गार्ड उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन वो उसे उसके सेल की तरफ नहीं ले जाता बल्कि वो उसे उस तरफ ले जा रहा होता है जहाँ पर उसे फांसी दी जानी है। और ली समझ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है। वो भागता हुआ अपनी बेटी के पास जाता है, उसे अपने गले से लगा लेता है और यहाँ पर सबसे माफी मांगता है और वो कहता है कि मेरी जिंदगी बचा लो। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, वो अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी दुनिया है और उसकी बेटी के लिए डैड ही सब कुछ। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं, जितने भी कैदी होते हैं, उन सब की आंखों में आंसू होते हैं ये जानने के बाद भी कि ली निर्दोष है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। और ली को वहाँ से ले जाया जाता है और ली की बेटी वहीं पर रोती रह जाती है। और अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ली की बेटी एंजल ये सारी कहानी उन 3 जजों को सुना रही है जिनके आगे उसके डैड का केस एक बार फिर से दोबारा रीओपन करवाया है। हालांकि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने डैड के माथे से इस झूठे आरोप को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। और यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो पास्टर होता
होता है और जो बाकी के लोग होते हैं ये वही कैदी होते हैं जो कभी ली के साथ उसके सेल में थे। अब ये सब के सब रिहा हो चुके हैं और एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। और यहाँ पर वार्डन भी होता है जो अब बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है और इन सब की गवाही से ये साबित हो जाता है कि ली निर्दोष है। उसके केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्टेबल नहीं था। उसकी केस में और भी जांच होनी चाहिए थी और मेडिकल रिपोर्ट से ये कहीं भी साबित नहीं हुआ था कि उस बच्ची को ली ने या किसी ने भी सेक्सुअली मोलिस्ट किया था और न ही ये साबित हो पाया कि ली ने उस बच्ची का मर्डर किया था। इसलिए सीनियर जजेस ये फैसला सुनाते हैं कि ली बेगुनाह था, उसने कोई जुर्म नहीं किया था। और कोर्ट के इस फैसले से वो सभी लोग जो ली के साथ उसकी सेल में थे वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और वार्डन को भी खुशी होती है। दरअसल वार्डन ने ली के बेटी को अडॉप्ट कर लिया था और उसी ने उसे वकील बनाया था और एंजल वकील सिर्फ इसीलिए बनी होती है ताकि एक दिन वो अपने डैड को इंसाफ दिला सके और आज उसने अपना वो काम कर दिया। इसके बाद ली की बेटी उस दीवार के पास जाती है जहाँ पर वो 23 दिसंबर के दिन, जिस दिन एंजल का बर्थडे होता है, वो अपने डैड ली के साथ यहाँ पर एक बैलून में अटक गई थी और एंजल को एक बार फिर से वही दृश्य दिखता है जहाँ पर वो अपने आप को छोटे बच्चे के रूप में देखती है और उसके डैड वहाँ पर उसके साथ होते हैं। लेकिन उसकी कल्पनाओं में इस बार ये बैलून यहाँ से दूर आकाश की गहराइयों में कहीं ना कहीं उड़ जाता है और एंजल नीचे से अपने डैड को बाय कहती है। तो ये थी पूरी कहानी मिरेकल इन सेल नंबर 7 की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली कहानी आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।